हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड अ फैसिलिटी regarding this and this was in news. But before we start, let us talk a bit about Homi Jahangir Bhabha, the person represented here, and he was an eminent scientist. He has been dead for 60 years. 60 साल लगभग हो गए हैं इनकी मृत्यु को, लेकिन इनका जो सपना है वो अब हम पूरा करने वाले हैं। तो ही वॉज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ब्रिटेन में थे, इंडिया में आए, इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स और सिविलियन न्यूक्लियर दोनों तरह के प्रोग्राम इन्होंने अपनी तरह से उनको डेवलप किया और इनके नाम पे हमारे पास में BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम का एक सेंटर चलता है, विच इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर इंडियन न्यूक्लियर साइंस। तो शुरू करते हैं कि क्यों ये चीज न्यूज में है, कंटेक्स्ट क्या है। तो भैया पहली चीज ये है कि अभी कोर लोडिंग हुई है इंडिया के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, एंड दिस इज एन इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है। दिस इज अराउंड 500 मेगावाट का एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमने चालू किया है, एंड इट इज अ प्रोटोटाइप। देखो इसके पहले ना नाम कहीं लिखा होगा प्रोटोटाइप, अगर आप न्यूज में पढ़ेंगे, और आपको भी इसको ऐसे ही याद करना है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कभी पूछ लेगा कोई तो पता होना चाहिए। नाउ दिस इज लोकेटेड एट कल्पक्कम, इंडिया का पहला है, और कहां पे है? कल्पक्कम में। कल्पक्कम इज इन तमिलनाडु। देखो इंडिया में ना जो ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज है बहुत सारी जगहों पे नहीं है, कुछ ही जगहों पे है। जहां जहां है अगर आप याद कर सकते हो तो जरूर कर लो। फॉर एग्जाम्पल नरोरा नाम की एक जगह है यूपी में, कल्पक्कम नाम की जगह है तमिलनाडु में, रावत भाटा नाम की एक जगह है, कहां पे है पता करना। और भी जो फैसिलिटीज हैं बहुत ज्यादा नहीं है, दीज आर अबाउट 6 और 7 फैसिलिटीज। एक बार उनके नाम याद कर लोगे जीवन भर याद रहेंगे, एग्जाम में काम आएंगे। नाउ सबसे पहले ये जानो कि ये बना कौन रहा है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE बोलते हैं उसको, और उसके अंडर में अलग अलग कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कंपनी कॉल्ड NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा, इस रिएक्टर के अलावा जितने भी रिएक्टर्स इंडिया में हैं जहां से पावर जनरेट हो रही है, कमर्शियली पावर जनरेट हो रही है, जैसे नरोरा का, रावत भाटा का नाम लिया मैंने, वो NPCIL रन करती है। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। लेकिन ये वाला जो रिएक्टर है इसको भाविनी नाम की एक कंपनी रन करती है, एंड भाविनी इज बेसिकली, इसका जो फुल फॉर्म है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो मतलब एक्रोनिम है अजीब सा ही बना रखा है, बट ठीक है चलता है। नाभिकी इज न्यूक्लियर, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, एवरीथिंग एल्स यू नो। नाउ एक चीज नोट करना, ये टेक्नोलॉजी दुनिया में रशिया के अलावा किसी के भी पास नहीं है जो हमने यूज करनी शुरू करी है। इंडिया इज वन ऑफ द प्रीमियर नेशंस इन दिस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर थिंग। जर्मनी ने अनफॉर्चुनेटली अपने रिएक्टर्स धीरे धीरे सारे बंद कर दिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अभी वो डिपेंडेंट है रशिया पे गैस से। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो धीरे धीरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स आगे ला रहा है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट EU के अंदर, अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चलेगी, इज न्यूक्लियर रिएक्टर अ ग्रीन एनर्जी और नॉट। तो फ्रांस कहता है भाई ग्रीन एनर्जी है, जर्मनी कहता है नहीं है। वहां पे लड़ाइयां चल रही हैं। जापान में धीरे धीरे रिटायर कर रहे हैं, US में धीरे धीरे रिटायर कर रहे हैं, बट अ कंट्री द साइज ऑफ इंडिया, चाइना लगातार बढ़ा रहा है। तो इंडिया जैसी कंट्रीज को न्यूक्लियर पावर को अडॉप्ट करना है और बहुत बड़े लेवल पे करना है, और उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप है दिस पर्टिकुलर रिएक्टर, विच इज बेसिकली अ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया के पहले केवल रशिया नाम की कंट्री है जिसके पास में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कमर्शियल लेवल पे काम कर रहा है, बाकी कहीं पे काम कर भी नहीं रहा है। तो इससे पहले कि हम देखें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, होप दिस इज विजिबल टू यू। यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारी जो कैपेसिटी है वो किस तरह की है। यहां पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, शायद सारे आपको ना दिख रहे हो तो मैं बता दूं। इंडिया में अबाउट 50%, यहां 49% लिखा हुआ है। 49% ऑफ पावर इज जनरेटेड थ्रू कोल। कोल पावर से बहुत बड़ी संख्या में पावर जनरेशन होता है, 49%। ठीक है,
फिर लिग्नाइट गैस वगैरह लिखा है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट ये रहा 30% का, दिस इज विंड, सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिन्यूएबल सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री। अभी हाल में आपने सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म अडानी जी लगा रहे हैं, कहां? गुजरात में। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सोलर के, और अभी कंट्री में एक नई स्कीम आई है, मोदी जी ने कहा है कि हम घर की छत पे भी सोलर लगाएंगे। स्कीम का नाम पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंपेंडियम में पढ़ लेना, हमने दे रखी है। सो ये स्कीम भी आ रही है कि विंड और सोलर एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ावा मिले। इसके अलावा हाइड्रो पावर एनर्जी अराउंड 11% जनरेट करती है, अगेन बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन इसके साथ अपने इश्यूज हैं। इसको जनरली लोग आप कह सकते हो कि प्रेफर नहीं करते हैं फॉर सर्टेन रीजंस। अब विंड सोलर के अलावा एक चीज है जो कि हम यहाँ पे, जिसके लिए हमने यहाँ पे इसको खोला हुआ है, और वो है न्यूक्लियर पावर। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, दिस इज ओनली 1.6%। 1.6% इज न्यूक्लियर एनर्जी। व्हेन आई वाज अ किड इट यूज्ड टू बी 5 to 6%। बड़ी संख्या में होती थी, बहुत ज्यादा होती थी, आज की डेट में 1.6% रह गई है। क्यों? क्योंकि हमारी न्यूक्लियर जनरेशन कैपेसिटी जब मैं बच्चा था तब से स्टैग्नेटेड है। एक आध जगह पे कुछ नया लगा है कुडनकुलम में, बाकी जगह पे कुछ नया लगा ही नहीं, जबकि बाकी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ती चली गई, कोल की, विंड की, सोलर की। तो वो 5.56% से अभी 1.6% पे आ गई। दिस इज द लेटेस्ट डेटा आई हैव टेकन फ्रॉम पावर मिनिस्ट्री वेबसाइट। नाउ अब मैंने आपको ये क्यों दिखाया? क्योंकि हमें इसे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? उसको बढ़ाने का एक तरीका है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब इसमें हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो इसमें फ्यूल क्या होगा, तो यहां लिखा है देखो MOX। MOX का मतलब होता है मिक्स्ड ऑक्साइड, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यूरेनियम और प्लूटोनियम जो दो फिसाइल मटेरियल हैं, इनका एक मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल होगा जो कि इसमें काम करेगा। अब थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि इसको ब्रीडर रिएक्टर क्यों बोलते हैं। जहां ये फ्यूल होगा, लेट अस से ये फ्यूल है, ठीक है, दिस इज फ्यूल एरिया। इसके चारों ओर ये वाला जो एरिया है ना, ये जो है, दिस इज कॉल्ड अ ब्लैंकेट। ऐसा एक ब्लैंकेट डाल दिया जाएगा और वो होगा यूरेनियम 238 का। अब जिसने 12th में 11th में फिजिक्स पढ़ी है उसको तो चीजें समझ में आ सकती हैं, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, बट फॉर्चुनेटली आपको समझने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि जब यहाँ पे फिजन होता है, फिजन मतलब वो प्रोसेस जिससे एनर्जी निकलती है, तो यहाँ से कुछ न्यूट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो निकलते हैं। जब वो यहाँ से रिलीज होते हैं, दे हिट दिस ब्लैंकेट। अब इतना समझ लो, इसके साथ में जब ये हिट करते हैं तो इसमें भी, इस ब्लैंकेट में जो कि यूरेनियम 238 है, इसमें भी अल्टीमेटली एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है जिससे और अधिक फ्यूल प्रोड्यूस होता है। तो जितना फ्यूल यूज कर रहा है उससे ज्यादा फ्यूल ये प्रोड्यूस करता है, अपने लिए नहीं, नेक्स्ट स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। जी हां, मैंने दोबारा बोलता हूं, नेक्स्ट स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो दिस इज नॉट द लास्ट स्टेज। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? वी विल सी इन अ मिनट। नाउ इसमें निकलता क्या है कि आपको फिजाइल यूरेनियम 233 मिलता है, दैट इज फॉर स्टेज 3 या नेक्स्ट स्टेज। सो दिस इज व्हाट? स्टेज 2। इसका मतलब ये क्या है? स्टेज 2 है। तो स्टेज 1 भी कुछ होगी। तो भैया जान लो क्या क्या चीजें होती हैं अलग अलग स्टेज। तो मैं आपको बताता हूं। स्टेज 1 में अभी तक इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो सारे के सारे स्टेज 1 में हैं। बेसिकली ऑल ऑफ देम आर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। मैंने क्या कहा? प्रेशराइज्ड। दूसरा HW है क्या? हैवी वाटर रिएक्टर्स। तो रिएक्टर्स ही होते हैं। अब हैवी वाटर के क्या चीज है ये समझाऊंगा नहीं, जिसको फिजिक्स है उसको पता है कि हाँ ये D2O की बात कर रहा हूं मैं। नॉर्मल वाटर क्या होता है? H2O होता है। इसका एक फॉर्म होता है जिसमें ड्यूटीरियम यूज होता है, D2O। काम क्या होता है उसका कि हाँ वो न्यूट्रॉन को थोड़ा जाने से हल्का कर देता है, बचपन में पढ़ा है, छोड़ देते हैं उसको, ठीक है, नहीं करते। केवल फुल फॉर्म याद रखना, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। नाउ इसमें जो फ्यूल होता है वो क्या है? ये फर्स्ट स्टेज है ना, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235 का मिक्स। अब यूरेनियम 238 235 क्या होते हैं? देखो ये अगेन फिजिक्स वालों को पता होता है, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ना रेडियो एक्टिव,
एक ही एलिमेंट के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म मिल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, कभी आपने अलग से हिस्ट्री वालों ने भी पढ़ा होगा, कार्बन 14 नाम की एक चीज होती है, ठीक है। तो कार्बन 14, नॉर्मली कार्बन में क्या होता है, कार्बन 12 होता है। तो ये समझ लो कि एक ही मटेरियल के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, यूरेनियम 238, 235, 232, 233। क्यों होते हैं, क्या होते हैं, छोड़ो ना यार, साइंस की बात है। रिएक्शन से क्या होगा, इसमें प्रोड्यूस होता है प्लूटोनियम 239। अब देखो प्लूटोनियम 239 अभी हमने पढ़ा था ना, यहां देखो, यहां लिखा हुआ है यूरोनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड। तो ये प्लूटोनियम 239 जो है ना, इसको यूरेनियम 238 के साथ मिला करके स्टेज 2 में यूज कर रहे हैं, विच इज बेसिकली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब इसमें क्या निकल रहा था, देखो प्लूटोनियम निकल रहा था ना, प्लूटोनियम 239 क्योंकि ब्रीडर रिएक्टर है और ज्यादा उसको जनरेट कर रहा है, और यूरेनियम 233। अब ये दोनों मिलकर के यूज होते हैं कहां पे, स्टेज 3 में। ये इसका फ्यूल है। अब देखो बड़ी मजेदार चीज होगी, एक प्लूटोनियम 239, इसके साथ में यूरेनियम 233 प्लस थोरियम 232। अब ये थोरियम 232 लिखा हुआ है ना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इट इज फाउंड इन अ सैंड कॉल्ड मोनोजाइट। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड ऑफ थोरियम। प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास में यूरेनियम की कमी है, यूरेनियम हमको विदेशों से खरीदना पड़ता है, प्लूटोनियम की कमी है। तो हम करते क्या है, हमने सोचा कि हम थोरियम यूज करके, इंडिया में इतना थोरियम है कि हम दुनिया के सबसे बड़े थोरियम के हैं, और थोरियम इजीली अवेलेबल है। केरला में बीचेस पे चले जाओ, दैट इज कॉल्ड मोनोजाइट सैंड, बेसिकली थोरियम है उसमें, ठीक है, इजीली वहां से एक्सट्रैक्टेबल है। तो उस थोरियम 232 को यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस तो कर ही सकते हैं, साथ साथ में उसमें यूरेनियम 233 और यूज होता है, जो यहां पर थर्ड स्टेज में फ्यूल के लिए भी यूज हो रहा था। तो अब आ गया ना मजा, आपने सैंड से ही फिजाइल मटेरियल प्रोड्यूस करके उसी को फ्यूल की तरह यूज करना शुरू कर दिया। नाउ दिस इज अ सेल्फ सस्टेनिंग थिंग। हमने ये सोचा है कि जब हम स्टेज 3 पे आएंगे, उसके बाद हम इतने न्यूक्लियर रिएक्टर बना देंगे कि हमें किसी और एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये किसने सोचा था, वो भाभा जी ने 1960s में, लेकिन उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में हम फर्स्ट स्टेज पे अटक गए, सेकंड स्टेज पे आ ही नहीं पाए। अब सेकंड स्टेज पे आ पा रहे हैं, ऑल्दो देयर वर आल्सो टेक्निकल चैलेंजेस एंड सम अदर प्रोसीजरल लीगल चैलेंजेस, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इस पूरे प्रोसेस में सबसे अच्छी बात यह है, देयर इज रिडक्शन इन न्यूक्लियर वेस्ट। क्यों, क्योंकि स्टेज 1 का जो वेस्ट है वो यहां यूज हो रहा है, स्टेज 2 का जो वेस्ट है वो यहां यूज हो रहा है, और स्टेज 3 में जो वेस्ट है वो दोबारा इसी में फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है। सो अल्टीमेटली देयर इज रिडक्शन इन न्यूक्लियर वेस्ट। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या थी। 1974 में इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया, पोखरण 1, जिसको कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा। जब ये न्यूक्लियर टेस्ट किया तो दुनिया में खलबली मच गई, और दुनिया वालों ने, यानी जो दुनिया के पावरफुल नेशंस थे, जिनको मैंने यहां शॉर्ट में लिखा है P5। सो व्हाट इज P5? P5 is permanent members of UN, which is basically US, UK, उस समय USSR था, अभी रशिया के लो, चाइना एंड फ्रांस, ठीक है। इन पांचों ने डिसाइड किया कि इंडिया जैसी कंट्रीज को न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए। फ्रांस को छोड़ करके बाकी सब ने हम पे सैंक्शन भी लगाए, और इन्होंने एक बॉडी फाउंड की जिसका नाम रखा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। इसमें ये तो है ही है, इनके अलावा 48 मेंबर्स है। ये 48 मेंबर्स वो हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है या बाकी है ना, वहां पे ये यूरेनियम के अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। तो ये यूरेनियम फॉर एग्जांपल आपको किसी से परचेज करना होगा तो इन्हीं सब मेंबर्स से परचेज करना पड़ेगा। इन्होंने अपना एक कार्टेल बना लिया, बोला हम किसी को देंगे किसी को नहीं देंगे, जिसको मर्जी है उसको ही देंगे यूरेनियम। तो ये 48 मेंबर्स आपस में ट्रेडिंग करते हैं और किसी को यूरेनियम खरीदने नहीं देते हैं, ठीक। इसी तरीके से इन्होंने टेक्नोलॉजी पे भी रोक लगा दी। क्यों? ताकि कोई न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना कर पाए। तो इंडिया अभी तक इसका मेंबर नहीं बन पाया है। क्यों भैया? चाइना मना कर देता है कि हम नहीं घुसने देंगे। अब खैर चाइना की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आप लोग समझदार हो, अपने आप सही कर लेना। लेकिन फिर भी हमको रिसेंटली 5-6 साल पहले हमने एक डील करी थी,
उसके बाद में हमको एग्जम्पशन मिल गया है, हमें बोला गया ठीक है आपको हम दे देंगे यूरेनियम, आप चिंता मत करो। तो हम अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। नाउ एक लास्ट चीज जो ये देखनी है, वो भी भाभा जी नहीं करी थी, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की बात करी और उसके बाद में हमने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी। न्यूक्लियर वेपन्स जब हमने डेवलप कर लिए 1998-99 के टाइम पे हमने कुछ पोखरण 2 किया, बहुत सारी टेस्टिंग करी और करंटली वी हैव अबाउट आई थिंक 100-150 न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसा एस्टिमेट है। यानी पाकिस्तान को ऊपर से नीचे तक मिटा सकते हैं, इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। थोड़ा बहुत चाइना को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो न्यूक्लियर वेपन्स पॉलिसी होनी जरूरी है। जब आपके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हमने कहा ठीक है, सबको कॉन्फिडेंस देने के लिए, चाइना, पाकिस्तान, जो भी हमारे दुश्मन है, हमने बोला चिंता मत करो, हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। अगर तुमने न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं किया तो हम पहले यूज नहीं करेंगे। हम अगर लड़ेंगे तो कन्वेंशनल वेपन से ही लड़ेंगे, न्यूक्लियर वेपन से लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये कोई यूनिक पॉलिसी नहीं है। China already has this policy. I think Russia also has this policy. So this is not something unique. ये एक जनरल पॉलिसी है जो बहुत लोगों ने रखी है। दूसरा, अब नो फर्स्ट यूज है तो वी शुड हैव अ सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसका मतलब है हमें तैयार रहना चाहिए कि कोई हमारा दुश्मन है तो पहले हमको मारेगा फिर हम उसे मारेंगे। तो हमारा कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि अगर तुमने हम पे स्ट्राइक करी तो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हम रखेंगे और रखी हुई है। उसका तरीका ये है कि हमने कुछ न्यूक्लियर वेपन आसमान में रखे हैं, कुछ जमीन में रखे हैं, कुछ पानी के नीचे रखे हैं, कहीं से भी मार सकते हैं, बताते नहीं है रखे कहां पे हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज फॉर अ डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स। अगर हम पे अटैक हुआ, तुमने भले ही एक मारो, हमने अपने सारे के सारे तुम्हारे ऊपर छोड़ देने हैं, तुम बचोगे नहीं किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी हिसाब किताब है। नाउ क्यों है ये न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी? अच्छा, इसमें एक और चीज है, दो ट्रीटीज हैं, एक को कहा जाता है एनपीटी और दूसरे को कहता है सीटीबीटी। इन दोनों पे इंडिया ने साइन ही नहीं किए। नहीं, इंडिया ने साइन किए। इंडिया ने क्यों नहीं किए? क्योंकि चाइना साइन नहीं करता। चाइना क्यों नहीं करता? क्योंकि यूएस से साइन नहीं करता। बेसिकली कहने का मतलब है उसमें यह कहा गया कि आप आगे कोई टेस्ट नहीं करोगे, न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करोगे। तो इंडिया ने कहा भाई चाइना ने बना लिया, अब हमारा क्या मतलब होता है। अच्छा, इंडिया ने साइन नहीं किए तो पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किए, नॉर्थ कोरिया ने साइन नहीं किए, इजराइल ने साइन नहीं किए। तो ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पे साइन नहीं किए। साउथ सूडान खैर वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसने भी साइन नहीं किए हैं। तो ये इस पे साइन नहीं किए, लेकिन हमने कहा ठीक है, वॉलंटरली हम एक मोराटोरियम लेंगे, हम कोई न्यूक्लियर वेपन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डेवलप नहीं करेंगे, टेस्टिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह की हमारी पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन्स की। आई होप कि ये लेक्चर, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कुछ आपको समझ में आया होगा। Thank you very much for watching. We'll meet you again. Bye-bye.